हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रीज़न फॉर फेलर ऑफ ब्रिज, हमारा जो ब्रिज होता है नॉर्मली जो ब्रिज है वो क्यों फेलर होता है, उसका फेलर होने का क्या कारण है, तो इस वीडियो में हम वही चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ब्रिज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आई बटन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आप ब्रिज, बैरेज और कल्वर्ट का डिफरेंस अच्छे से समझ आओगे और साथ ही साथ ब्रिज क्या है वो आप अच्छे से समझ आओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ब्रिज को अच्छे से ना समझकर उसका कंपोनेंट पार्ट है, ब्रिज को स्ट्रक्चर को समझते हैं और साथ ही साथ उसमें ब्रिज क्यों फेलर होता है कुछ पॉइंट लेकर आए और उस पॉइंट में आपको हम सारी एक्सप्लेन कर देंगे कि वो ब्रिज फेलर होता है, किन कारण की वजह से फेलर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बने रहेगा। तो दोस्तों हमारा नॉर्मली ब्रिज का आप फिगर देख सकते हो, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए इसको कंप्लीट करके हम ब्रिज का ओवरऑल फिगर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। गाइज ये जो ब्रिज है, ठीक है, इसका क्या है, फ्रंट व्यू है। आप सामने से ब्रिज को देखोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसमें क्या हुआ है, कंक्रीटिंग वर्क हुआ है, ये तो आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर से क्या होता है, व्हीकल मूव करता है। इसको गोल ड्रॉ कर दो। ठीक है, जो जनरली हमारा व्हीकल होता है, ठीक है, इसके ऊपर से क्या होता है, मूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो इस डायरेक्शन से मूव करेगा, जिसे समझ सकते हो। दोस्तों ये जो हमारा ब्रिज है इसका चलिए कंपोनेंट पार्ट को आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे एक पाइल है, ये क्या है हमारा, पैरापेट वाल। ठीक है दोस्तों, ये पैरापेट वाल है और ये ब्रिज का क्या है, डेक है। और डेक इसे स्लैब भी बोल सकते हो, नॉर्मली ब्रिज के केस में इसको डेक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डेक है, ये डेक है जिसके ऊपर से क्या होता है, ब्रिज पे क्या होता है, ये हमारा डेक है और इसे स्लैब भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर से क्या होता है, व्हीकल होता है, जितना ट्रांसपोर्ट होता है, गाड़ी होता है, इसके ऊपर से मूव करता है। ठीक है दोस्तों, ये पैरापेट वाल है, ये दोनों साइड से वाल होता है। दोस्तों ये जो वाल है आप दिख रहे हो, ये वाल आपका आरसीसी का वाल भी हो सकता है, ब्रिक मेसनरी का वाल भी हो सकता है, जो हमारा नॉर्मली रेलिंग का वाल भी रेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, चदरे का रेलिंग हो सकता है, स्टील पाइप का रेलिंग हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है, ये डिपेंड करता है वहाँ पर किस तरह से प्रोवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो दोनों साइड से क्या है, एब्यूटमेंट है, एब्यूटमेंट। ठीक है, ये भी क्या है, एब्यूटमेंट। और ये देख सकते हो ये सब है। ठीक है, और ये क्या है, हार्ड स्ट्राटा। जो जनरली ब्रिज में जो पायर फाउंडेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हार्ड स्ट्राटा तक गया होता है। और ये जो सेक्शन ये क्या है, आपको PIER पायर बोलते हैं, इसे क्यों पायर बोलते हैं, इसे पायल क्यों बोलते हैं आपको समझाएंगे। ये क्या है, पायर कैप। ठीक है दोस्तों, पैरापेट वाल ये भी है। ठीक है, ये भी क्या है, पैरापेट वाल है, दोनों साइड से पैरापेट वाल होता है, इतना तो समझ सकते हो आप। पैरापेट वाल, यहाँ पे ये जो सरफेस दिख रहे हो ये क्या है, वाटर लेवल है, इसे आप क्या बोलोगे, WL वाटर लेवल बोलोगे। ठीक है, यहाँ तक वाटर लेवल है, यहाँ पे पैर है, ये पैर कैप है, विटमिंट है। ठीक है, इस सपोर्ट इतना चीज़ है, पैर कैप दोनों है। ठीक है, यहाँ पे मिट गया इसको अच्छे से। तो चलिए दोस्तों इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पैरापेट वाल। पैरापेट वाल ब्रिज का जो डेक होता है, स्लैब होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, प्रोवाइड किया होता है। और ये आप देख सकते हो क्या है, डेक है, इसे स्लैब भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर से क्या होता है, व्हीकल, जितना गाड़ी होता है, बाइक होता है, मोटरसाइकिल, टिफर, बस, गाड़ी जितना होता है, इस पे ऊपर से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से क्या है, जो हमारा जो डेक है आप देख सकते हो, ये डेक है, ब्रिज का डेक है, स्लैब, इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इतने एरिया में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो क्या है, एब्यूटमेंट है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे देखिए आप एक दोस्तों आप एक बात नोटिस कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर ये बीच में यहाँ पे दोनों पर पायर क्यों प्रोवाइड किया है, इस पे सपोर्ट होके भी रह सकता है। हाँ दोस्तों, इस ये किस कंडीशन में रहेगा, जब यहाँ के इनर टू इनर डिस्टेंस जिसे हम क्लियर स्पैन बोलेंगे, जब वो 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर यानी कि मैक्सिमम 25 मीटर तक, ठीक है, 25 से 30 मीटर का जो क्लियर स्पैन है वो रहेगा, तब आप क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में आप पायर ना दे के भी चला सकते हो। जब 25 मीटर से अधिक हो, 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पायर उस पे यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पायर प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों इतना लोड को रेसिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पायर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना नंबर पायर है, 2 नंबर ऑफ पायर। दोस्तों आइए यहाँ पे आप देख सकते हो पायर और नीचे मैंने पायल दिया, और सेक्शन तो एक ही है पर यहाँ पे पायल और पायर क्यों है। देखिए आपको पता है ये बीटमेंट है, ठीक है, ये पायर कैप है, यहाँ तक देखिए दोस्तों, यहाँ तक क्या है, ये पायर है। सेक्शन हालांकि सेक्शन एक ही है पर नाम डिफरेंट है। क्यों, देखिए ये जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल, ये एनजीएल है, इसका मतलब समझ सकते हो एनजीएल है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से जितने वहाँ से नीचे का जितना स्ट्रक्चर उसे आप क्या बोलोगे, पायल बोलोगे। दोस्तों ये सेक्शन है, देखिए ये ऊपर है यानी कि ये सुपर स्ट्रक्चर है। देखिए मान लीजिए इस रिवर का पानी कभी भी सूख जाएगा तो क्या करोगे आप, यहाँ से इस पायर को देख सकते हो, पर इन कंडीशन ऑफ इस पायल को आप नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे सोइल है, हमारा जो फाउंडेशन इससे नीचा भी गया है, तो ये जो सेक्शन है वो इसीलिए हमें पायल कहलाता है। पायल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो जनरली आप नहीं देख सकते, पर पायर को आप देख सकते हो। जो सेक्शन आपको दिखता है वो क्या है, पायर है, जो सेक्शन नहीं दिखता है वो पायल है। और दोस्तों पायर के साथ क्या है, पायल कैप है, यहाँ पे पायल कैप है, और पायल कैप पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है। दोस्तों ये जो सपोर्ट होता है यहाँ पे आप देखते होंगे नॉट बोल्ट का कनेक्शन भी होता है, रिविट का कनेक्शन होता है, बहुत सारा कनेक्शन होता है, ठीक, स्टील बोल्ट के साथ, और नॉर्मली इस पर रखा होता है, पिन सपोर्ट होता है, अलग अलग रिएक्शन देके अलग अलग जॉइंट होता है। ठीक है, आप इस चीज़ समझ सकते हो। तो दोस्तों इस केस में भी सेम है, ठीक है, नेचुरल ग्राउंड है। और दोस्तों हमारा देखिए जब पायल फाउंडेशन करते हैं, ये जो हमारा पायल का इसका फाउंडेशन करते हैं, तो इन केस ये फाउंडेशन कितना लेयर तक जाना चाहिए, ये हार्ड स्ट्राटा, जब तक ये हार्ड स्ट्राटा में टच नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप सब सोइल ही में फाउंडेशन देकर छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो सोइल होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सोइल है, यहाँ पे जो सोइल होगा वो क्या होगा, डिफॉर्म होते होते ये सेटलमेंट होगी। इसीलिए ये मान लो इस पोजीशन थी, इस पोजीशन से डाउन हो जाएगी तो वो क्या होगी, ब्रिज कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन इतना है, इस साइड से बिटवीन है, तो समझ सकते हो। दोस्तों आपको इसमें बोलेगा इसमें क्लियर स्पैन कितना है, तो आप बोल सकते हो कितना, देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 ये, इसमें 3 क्लियर स्पैन है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 नंबर ऑफ क्लियर स्पैन है। देखिए ये स्पैन का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। मान लो ये 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा, ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। इस तरह से क्लियर स्पैन होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोल देगा, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, इसका बीच में होता है। हम क्लियर स्पैन की बात कर रहे हैं। आपको कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोलेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा सेक्शन है, पायर का सेक्शन है, यहाँ से हाफ सेंटर लाइन काट लो, ठीक है, इस पर भी हाफ सेक्शन लाइन काट लो, और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करना है, तभी वो क्या होगा, आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। पर हम क्लियर स्पैन बोल रहे हैं तो ये कितना होगी, 20 होगी। पर आप देखते हैं ब्रिज में दिखा होता है स्पैन, ठीक है, वो जनरली जो स्पैन दिखा होता है वो क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहता है, ना कि एक क्लियर स्पैन रहता है। ठीक है दोस्तों, इन द केस सब मैंने आपको क्या किया, 20 मीटर दिया, वो कौन के आधार पे, एक दूसरे की दूरी के आधार पे। पर जो आप ब्रिज पे बोर्ड देखते हैं, साइन प्लेट बोर्ड देखते हैं, उस पर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट से लेके यहाँ सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। ये चीज़ को समझ लेना, यहाँ तक ना हो कि यहाँ तक होता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलोगे आप, इफ, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ से भी यहाँ तक ब्रिज का सेंटर तक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक होता है, तो वो क्या हो गई आपका, वो क्या हो गया आपका सेंटर टू सेंटर स्पैन। ठीक है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, 25 मीटर वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो दोस्तों इतना चीज़ हम समझ गए। तो दोस्तों हम चलिए यहाँ पे रीजन फॉर ब्रिज फेलर, हमारा जो ब्रिज फेलर होता है वो किन रीजन की वजह से फेलर होता है। दोस्तों आप इतना चीज़ तो समझ गए। दोस्तों मैं यहाँ पे जितना पॉइंट मैंने नोट किया हूँ, यहाँ पे 10 पॉइंट मैंने लिया हो दोस्तों, इस पॉइंट में से मैं कई सारे पॉइंट को हम यहीं पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे सब सोइल,
पे आप फाउंडेशन दे दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सेटलमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे जो सोइल वो सॉफ्ट सोइल होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स होता है, फेलर होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट के साथ मैंने कई पॉइंट को इलाबोरेट भी किया, तो चलिए आप हम अच्छे से आप समझाते गए। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, डिजाइन एरर। दोस्तों डिजाइन एरर क्या है, देखिए दोस्तों डिजाइन एरर का मतलब ऐसा एरर होता है, जैसे आप मान लो आप कोई इंजीनियर के थ्रू, कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर के थ्रू आप इस ब्रिज, कोई भी ब्रिज को डिजाइन करने के लिए आप देते हैं, तो उस समय में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे डिज़ाइन पैरामीटर में कुछ मिस्टेक कर देता है। जैसे मैंने ये जो डेक है इसका थिकनेस मुझे लेना चाहिए 8 इंच और उसमें 6 इंच ही प्रोवाइड किया है। ब्रिज का पायर का डायमीटर मैंने जितना एज ए रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एबिटमेंट में नेचुरल, जैसे मैंने डिज़ाइन करने के लिए बोला कि आप हार्ड स्टार तक ले जाना, पर वो उन्होंने क्या किया है, सब सोल तक लेकर ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों इसके कारण से भी क्या होगा, जब इस व्हीकल जो गाड़ी मूव करेगा ये लोड की वजह से ये क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगी। तो ये ब्रिज फेलर का रीजन भी एक है। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट। हाँ दोस्तों कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट में क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट यानी कि जो हमारा लेबर मजदूर है वो मिस्टेक कर देता है, हालांकि आप डिज़ाइन अच्छे किए हो, ठीक है, डिज़ाइन में जो हमारा लेआउट है उसमें जितना नंबर ऑफ बार चाहिए उतना नंबर ऑफ बार अच्छे प्रोवाइड कर रहे हो, एबिटमेंट का जितना थिकनेसेस होना चाहिए और स्लैब का जितना थिकनेसेस होना चाहिए एज ए रिक्वायरमेंट डाटा आपने दिया है, पर वहाँ पे लेबर मजदूर है उन्होंने क्या किया, कुछ मिस्टेक कर दिया है। जैसे इस पॉइंट पे जैसे उन्होंने क्या करा है, जो हमारा हार्ड स्टार्टर है वहाँ पे अच्छे से फाउंडेशन में जितना नंबर बार प्रोवाइड करना चाहिए उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे स्लैब में क्या किया है उन्होंने, कंक्रीट का जो रेशियो होता है उसे, उस कंक्रीट का रेशियो होता है, ठीक है, वो रेशियो अच्छे से नहीं डाला है एज ए, पर हमारा डिज़ाइन में है पर उन्होंने डाला नहीं हो, भूल गया है या कुछ उससे टेक्निकल नॉलेज की ना होने की वजह से भी या कुछ एरर की वजह से भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस वजह से भी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, मटेरियल डिटोरेशन। दोस्तों मटेरियल डिटोरेशन का मतलब होता है जो हमारा इसमें लगने वाला मटेरियल, जैसे हमारा आपको पता है इस सारे स्ट्रक्चर में लगने वाला मटेरियल क्या है, कंक्रीट है। तो इसे आपको पता है दोस्तों, कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है, 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, मैक्सिमम 50 साल। कंक्रीट सीमेंट का आयु कितना है, 50 साल। 50 साल के बाद क्या होता है, वो डिटोरेशन यानी कि उसमें जंग लगना शुरू होता है, कोलिजन होने लगता है। उसकी वजह से इसका लाइफ टाइम में होता है क्या होता है, घटने लगता है। इसके वजह से भी क्या होता है, हमारा जो ब्रिज होता है वो मैक्सिमम कोलैप्स होने के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। ये मटेरियल डिटोरेशन में होगी। चौथा पॉइंट क्या है, ओवरलोडिंग एंड ट्रैफिक कंडीशन। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलोडिंग एंड ट्रैफिक कंडीशन। दोस्तों ये कंडीशन किस सिचुएशन में आता है, जब आपने डिज़ाइन किया, इस ब्रिज को डिज़ाइन किया है कितना, 1000, मान लो एग्जांपल के लिए 1000 किलो न्यूटन ये इस पर लोड लग सकती है। लोड लगने के बाद भी क्या करता है, ये रेसिस्ट कर सकता है। इसके बेसिस पे आपने इसको डिज़ाइन करा है, पर इसमें लोड सडनली क्या होगी, लोड इंक्रीज हो गई 1000 किलो न्यूटन से ये अधिक होके 1200 किलो न्यूटन, इसमें अचानक से क्या होगी, इम्पैक्ट लोड आ गई। तो दोस्तों इस लोड आने की वजह से क्या होगा, हमारा जो नॉर्मली ये है पायल है, पायल आप बोल सकते हो, पायल, ये क्या होगा, कोलैप्स हो गया, इसमें बकलिंग आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सोल का स्टार्ट है ये भी इसको क्या कर रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है और ऊपर से भी फोर्स आ रहा है। तो क्या होगा, इन द केस ऑफ यहाँ से इस किसी भी पॉइंट से बकल आके ये फेलर हो सकती है और ब्रिज कोलैप्स हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ओवरलोडिंग एंड ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है काम। और चौथा क्या है, फाउंडेशन इशू। हाँ दोस्तों मैंने जो बोला था सब सोइल हार्ड स्टार, हाँ दोस्तों ये क्या है, फाउंडेशन इसमें पड़ता है। दोस्तों फाउंडेशन इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एज अकॉर्डिंग टू लेआउट के आधार पे हमने इसमें क्या किया है, हार्ड स्टार्टर में हमें फाउंडेशन देना चाहिए, पर उसमें वो ना देकर क्या किया, मैंने सोइल सब सोइल में ही दे दिया है। ये कुछ कंडीशन में क्या होता है, हार्ड स्टार्टर में भी फाउंडेशन दिया होता है, पर क्या होता है, सेटलमेंट, ये जो हमारा सब सोइल है वो सेटलमेंट होता है। ऐसे आपको पता है ये जो सोइल है वो इस सब सोइल लेयर में क्या होता है, पानी होता है। वो पानी की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी सैंड बल्क होता है, यानी कि फूल जाता है सैंड, ठीक है। तो सैंड फूलने की वजह से क्या होता है, सैंड सेटलमेंट को होने की कोशिश करता है। जब सेटलमेंट होने की कोशिश करता है तो इस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, इस पर क्या करता है, ये नीचे की तरह फोर्स लगाने की कोशिश करता है। और फोर्स लगाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ये हार्ड स्टार थोड़ा मोट क्या होता है, नीचे की ओर ये भी सेटल डाउन करने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। इसके वजह से क्या होता है, इसका जो फाउंडेशन का रियल पोजीशन यहाँ था, ये आके अब यहाँ आ गई, ठीक है दोस्तों। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो दोस्तों इस सेक्शन पे आप जान सकते हो, ये सेक्शन क्या है, मान लो ये सेक्शन इतना लेवल तक था, ये सेक्शन जब नीचे आएगा तो ये सेक्शन नीचे गिर जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा क्या होगा, फाउंडेशन इशू की वजह से भी क्या होगा, हमारा ब्रिज फेलर होगा।
ठीक है दोस्तों, इस केस में भी हो सकता है। मान लो इसका डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये ब्रिज कोलैप्स होगा, इसके साथ ये भी कोलैप्स होगा, पर यहाँ का जो पोर्शन है वो तो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे हार्ड स्टार्टा यहाँ पे सेटल हुआ, पर इस कंडीशन में यहाँ इस पायर पे ये पायर का हार्ड स्टार्टा सेटलमेंट नहीं हुआ, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे तो सेटल हुआ, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से क्रेक आके ब्रिज कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और चौथा क्या है, नेचुरल डिजास्टर। दोस्तों ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जनरली जो ब्रिज का डिज़ाइन करते हैं वो इसमें क्या करता है, सेफ्टी फैक्टर लेके चलता है। जैसे नॉर्मली हमारा वाटर का लेवल है, मान लो वाटर का लेवल ये कितना है, जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस है यहाँ पे ब्रिज को डिज़ाइन किया है वो 5 मीटर की बेसिस पे डिज़ाइन किया है। यानी कि वो समझ सकता है हमारा जो नेचुरल मैक्सिमम हाई फ्लोर लेवल, यानी कि मैक्सिमम हाई फ्लोर लेवल को पॉइंट को नोट करते हुए ब्रिज को डिज़ाइन करते हैं। जैसे जिस जगह पे ब्रिज को डिज़ाइन करना है वहाँ पे क्या करता है, रेकी करता है, और वहाँ का जितना लोकल एरिया है, लोकल का पीपुल है, वहाँ से पूछते हैं और जियोग्राफिकल डाटा, हाइड्रोलॉजिकल डाटा लेके ब्रिज को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। मान लो दोस्तों वहाँ पे उस जगह पे वहाँ पे नदी में मैक्सिमम हाई फ्लोर लेवल, यानी कि बहुत, जब कभी भी बाढ़ कोई भी साल में कोई भी ईयर में बाढ़ आया है तो कितने मीटर तक, कितने हाइट तक पानी गया है। तो मान लो इस कंडीशन में मान लो 10 मीटर तक हाइट तक पानी गया है, मान लो यहाँ तक पानी गया है, हाई फ्लोर लेवल, इस ब्रिज का हाई फ्लोर लेवल कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर मान लो आप। तो दोस्तों अचानक से 10 मीटर की बेसिस पर आपने डिज़ाइन कर दिया, पर कुछ ही साल, 2 साल 4 साल बाद इसका जो लेवल है 10 मीटर से भी हाई फ्लोर लेवल HFL क्या हो गई, 10 से 12 मीटर होगी। तो अब इस कंडीशन में क्या करेगा, जो ब्रिज है इस पर हमारा डेक, इस डेक पे पानी आके क्या होगा, इस सेक्शन को क्या करेगा, पूरा बगा कर ले जाएगा। जैसे आप बहुत सारे वीडियो में देखते हैं जो हाई फ्लोर लेवल होता है उससे भी अधिक बाढ़ आने की वजह से, ठीक है, सैलाब आने की वजह से क्या होता है, ब्रिज को वहाँ पे लेकर ही डिस्प्लेसमेंट ही कर देता है, वहाँ से लेकर ही गायब हो जाता है। दोस्तों ये भी पॉइंट है। और दोस्तों नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारा पॉइंट है, जैसे आप माइनिंग, जैसे आप अर्थक्वेक हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक भूकंप आने की वजह से भी क्या होता है, ब्रिज क्या करता है, कोलैप्स करता है, हिलता है। बहुत ज़्यादा रेक्टर का भूकंप आने की वजह से भी क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स होने लगता है। और साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर में क्या है, हमारा जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे पहाड़ है, वो पहाड़ गिरने की वजह से, ठीक है, ये ब्रिज के ऊपर से गिरने की वजह से भी क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, वोल्केनो हो गया, वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी आता है, उसके वजह से भी जिस समय वहाँ पे ब्रिज है तो वो क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, लोड आएगा, और वो लोड क्या करेगा, इस ब्रिज सेक्शन को क्रैक करके यहाँ पे इसको कोलैप्स कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट है। 7वां पॉइंट क्या है, लेक ऑफ मेंटेनेंस। दोस्तों मेंटेनेंस आपको पता है, मान लो ये ब्रिज का जो हमारा पैरापेटी वाल है या ब्रिज का एबैटमेंट है, यहाँ पे इसका जो सेक्शन है कहीं पे क्रिएक आ गया है, तो उसको आप मेंटेन ना करके, नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसके पॉइंट के वजह से भी क्या होता है, ब्रिज फेलर होने के चांस होता है। अब क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर में बहुत सारा पॉइंट है जिसको आप नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारा देश ऐसा ही देश है, हमारा नेपाल इंडिया ऐसा ही देश है जहाँ पे मौसम चेंज होता है। जैसे ठंड महीना में क्या होता है, पानी क्या होता है, कभी कभार जम जाती है, वो ठंडा की वजह से भी क्या होता है, पानी जमता है। तो ब्रिज का जो जितना सेक्शन आप देख रहे हो, ये पायल ये बिटवीन, इसमें क्या होता है, पानी की वजह से क्या होता है, यानी कि एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन होता है, और फ्रोस्ट एक्शन की वजह से क्या होता है, इस ब्रिज में क्या करता है, इरोड करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स होने की मैक्सिमम चांस होता है। और 9वां पॉइंट क्या है, वाइब्रेशन एंड रिजोनेंस। दोस्तों वाइब्रेशन एंड रिजोनेंस, हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दोस्तों जब इस पे व्हीकल चल रहा है, बड़े बड़े व्हीकल जैसे JCB हो गया, डोजर सब, एक्सकावेटर हो गया, और बड़े बड़े व्हीकल जो 16 चक्का, जो बड़े बड़े कार होता है, बड़े बड़े ट्रक होता है, टिफर होता है, इस गाड़ी मूव करता है इस ब्रिज के डेक के ऊपर से, तो क्या करता है दोस्तों, वाइब्रेशनल लोड क्रिएट करता है। दोस्तों वाइब्रेशनल लोड क्रिएट करने से क्या होता है, इसमें ब्रिज के सेक्शन, ओवरऑल सेक्शन में क्या होता है, क्रैक आने की कोशिश करता है, और वो क्रैक को रेसिस्ट ना करके ब्रिज क्या होता है, कोई भी सेक्शन से इसमें गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, फेलर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और 10वां पॉइंट क्या है, इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन। दोस्तों इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन का मतलब, जैसे कोई भी हमारा ब्रिज आप बना दिए हो तो 6 महीना, साल भर, 2 साल के इंटरवल में आपको क्या करना है, ब्रिज को इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है कि ब्रिज पे कहीं पे क्या हुआ है, ब्रिज का वाटर लेवल किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है। आपको हर एक डाटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है, वहाँ पर फर्दर साइड पर जाके रेकी करना है कि हमारा ब्रिज में किस तरह का कोई नॉट बोल्ट का कनेक्शन दिए है, वहाँ पे कोई कुछ किया है तो नहीं, पायर किस कंडीशन में है, पायर में इरोजन लगा है कि नहीं, ये सारे पॉइंट को आप क्या करना है, उसको नोटिस करना है। और दोस्तों ब्रिज जो कोलैप्स होता है वो आर्टिफिशियल ग्रुप में भी होता है। जैसे हमें वो ब्रिज को क्या करना है, हटा के दूसरा नया ब्रिज बनना है। जैसे ब्रिज का लाइफ टाइम 200 साल हो गया, 300 साल हो गया, तो उस समय में आप क्या करोगे, वहाँ पे ब्रिज को क्या करोगे,
बम ब्लास्टिंग करो तो ब्रिज को कोलैप्स करके भी वो ब्रिज को हटा के आप वहाँ पे फाउंडेशन दे के दूसरा ब्रिज भी बना सकते हो। इन्हीं सारी 10 पॉइंट की वजह से ब्रिज क्या होता है, कोलैप्स होता है। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ आएगा दोस्तों। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कराना भूलिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।